नमस्कार, प्रणाम। फर्स्ट वॉइस के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे साथ बिहार के एक ऐसे शख्सियत जो शिक्षा जगत में लगातार युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे आज मौजूदा बिहार की स्थिति क्या है। बिहार में चुनाव भी नज़दीक हैं, रोज़गार को लेकर के क्या सोचते हैं, इनके मन में क्या विचार चल रहा है, और युवा लगातार भटक रहे हैं अपने रास्ते से। ऐसे सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जन्मेजय सर, जो कि शिक्षा एक ऐसी पूंजी है जो लाखों युवाओं का भविष्य सुधारने का काम करती है। इनके दिमाग में और दिल में क्या चल रहा है युवाओं को लेकर के, और युवाओं को ये क्या संदेश देना चाहेंगे, आज हमारे चैनल के माध्यम से सारी बातें हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत और वंदन है आपका हमारे इस फर्स्ट वॉइस न्यूज़ चैनल के पॉडकास्ट पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप समूह का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी युवा सुन रहे हैं हमें, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहला क्वेश्चन तो ये कि आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक होने के नाते आप युवाओं को क्या संदेश देंगे, क्योंकि आज के डेट में जो युवा हैं कहीं ना कहीं वो अपने रास्ते से भटक रहे हैं। नशा की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा बढ़ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में उनका झुकाव कम हो रहा है लगातार। तो ऐसे में आप एक शिक्षक होने के नाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस रास्ते पर चलें कि आने वाला भविष्य उनका जो है सुनहरा हो, और वो अपने साथ साथ अपने परिवारजनों को भी संतुष्ट कर सकें। क्योंकि जब एक युवा नशे की लत में पड़ जाता है तो वो सिर्फ एक युवा अकेले नहीं पड़ता है, उसके साथ साथ परिवार, समाज, सब पे एक अलग इफेक्ट पड़ता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे पहला जो मेरा संदेश है कि युवा अगर सिर्फ शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो भटकने की उम्मीद बहुत ज़्यादा होगी। सिर्फ शिक्षा को अगर पाएंगे तो सफलता की भी गुंजाइश कम होगी। हो सकता है, ऐसा नहीं कहते हैं कि अगर आप शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे, लेकिन इसकी उम्मीद कम होगी कि आप सफल हो जाएं। युवाओं को सबसे पहले हम यह कहना चाहेंगे कि शिक्षा के साथ साथ आप विद्या का भी अर्जन करें, विद्या को भी अपने जीवन में उतारें। किसी ने पूछा कि जीवन का अर्थ क्या है, जीवन का अर्थ क्या है? बिल्कुल। तो देखिए, इसका उत्तर है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं होता है। हमारा आपका जो जीवन मिला हुआ है उसका कोई अर्थ नहीं होता है। जीवन क्या है, जीवन का अर्थ क्या है? तो जीवन का कोई अर्थ नहीं होता है। जीवन एक अवसर है कि इसे अर्थपूर्ण किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि जीवन को हम अर्थपूर्ण करें तो शिक्षा के साथ साथ विद्या लाना पड़ेगा, और हमारे युवाओं को यह समझना पड़ेगा कि शिक्षा और विद्या क्या है। अगर आप गणित पढ़ रहे हैं, अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, या और भी जो अभी एआई को आप पढ़ रहे हैं, एआई पर आपका बड़ा अच्छा डीपली स्टडी आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये सब जो है ये शिक्षा है। लेकिन आपका मन कैसे बलवान हो, आपका चिंतन कैसे उत्कृष्ट हो, विचार कैसे सुंदर हो, भावनाओं कैसे सुंदर हो, इसमें कोई भटकाव नहीं हो, आपकी एकाग्रता, पढ़ने में एकाग्रता कैसे बने, आपका लक्ष्य आसमान की तरह ऊंचा कैसे हो, शिखर को छुए आपका लक्ष्य, आपका सपना बहुत बड़ा हो, और उसके लिए आपके जीवट रहे, यानी मनोबल रहे, आत्मबल रहे, भावनात्मक बल रहे। ये सारी बात कैसे हो, तो फिर आपको विद्या को भी अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तो हम युवाओं को सबसे पहला संदेश ऐसा कि एक ऐसी शिक्षा जो शिक्षा और विद्या से युक्त हो, तो फिर जीवन आपका बहुत सफल हो सकता है, और फिर बेरोजगारी भी दूर हो सकती है, कोई समस्या नहीं रहेगी। आप चलते फिरते एक शिवालय की तरह होंगे, एक मंदिर की तरह होंगे, या एक ऐसे होंगे जहाँ से कि रोशनी रहता है, यानी एक प्रकाश स्तंभ आप बन जाएंगे। ये मेरा संदेश है युवाओं के प्रति। अभी मौजूदा स्थिति जो बिहार में है, बिहार में भी बीजेपी गठबंधन की सरकार है, और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है गठबंधन की। तो एजुकेशन सिस्टम आपको परफेक्ट लगता है कि मतलब इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, जैसा कि अभी आपने देखा होगा 29 तारीख को लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में छात्रों ने जो है प्रोटेस्ट किया था फीस बढ़ोतरी को लेकर के, और तमाम ऐसे लगातार आप प्रोटेस्ट देखते होंगे। एसएससी को लेकर के अभी मामला हाईलाइट था, जंतर मंतर पे तमाम शिक्षक और छात्र जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे।
तो सिस्टम में क्या बदलाव लाना चाहिए जिसके मतलब जो छात्रों के हित में हो, छात्रों को पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे, ना कि धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, ये तमाम ऐसी चीज़ों का मतलब क्यों करना पड़ता है ये सब चीज़ें? विकास जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जो शिक्षा का जो बेसिक एजुकेशन है, यानी प्राइमरी लेवल से वो 10th तक का जो लेवल है पूरे भारतवर्ष में, उसमें जो है एक रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, उसमें एक सुधार की ज़रूरत है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा। और जहाँ तक स्कूलों की बात है तो शिक्षा तो लोग खरीद रहे हैं। सरकारी स्कूलों में अच्छी से पढ़ाई हो नहीं रही है, पता ही है। तो सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले कैसे, सबसे पहले इस पर जोर देना पड़ेगा। लोग प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, कई प्राइवेट स्कूल हैं बहुत सारे, और जो अभिभावक हैं हमारे, उनकी मजबूरी भी है कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजें, यानी प्राइवेट स्कूलों में भेजें, ये उनकी मजबूरी है। तो वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर जो है शिक्षा का, वो शिक्षा व्यवसाय ना बने, ठीक है, और वो शिक्षालय नहीं बने, वो विद्यालय बने। अगर आप स्कूल को हिंदी में देखेंगे तो स्कूल का जो हिंदी है वो विद्यालय कहते हैं हम लोग, ठीक है, वो अब शिक्षालय बन के रह गया है। इसे सही करना पड़ेगा। ये जो प्राइवेट स्कूलें हैं, जैसा आपने बताया कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो भी जितने भी विद्यालय चल रहे हैं, वो अभी देखने को मिलता है कि मतलब सारी व्यवस्थाएं आपको वहाँ पे मिल जाती हैं, बाहर से कुछ भी जो है लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, टिफ़िन, सारी चीज़ें वहीं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये जो अभिभावक हैं, ये उनके लिए मतलब अच्छाई है या ये विद्यालय वालों का जो है धंधा बन चुका है पूरी तरीके से? सारा चीज़ वहीं पर अवेलेबल हो रहा है, तो ये अभिभावकों के लिए अच्छी बात है, लेकिन अब उसमें प्राइस क्या है ये देखना पड़ेगा। अगर प्राइस कुछ ऐसा है जिसको अभिभावक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या जो प्राइस है उससे ज़्यादा वो ले रहे हैं, तो वो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा एक सेवा है, इसे सेवा ही रहने दें। और एक सवाल युवाओं के लिए, बिहार से कई ऐसे शिक्षक हैं जो लगातार डेली के डेली यूट्यूब, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहते हैं। खान सर हो गए, ओझा सर हो गए, तमाम ऐसे शिक्षक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी युवाओं को जो है बिहार से निकलकर पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए बाहर जाना पड़ता है। ये बिहार सरकार की गलती है, सिस्टम की गलती है, कि क्या ऐसी परेशानी है या मजबूरी है जो छात्र हैं उनको जो है कहीं जयपुर, कहीं दिल्ली, ऐसी जगहों पर अगर उनको स्टडी करने के लिए जाना पड़ता है? नहीं, अब ये ट्रेंड बदला है। अब बिहार में भी कई छात्र हैं जो बिहार में ही पढ़ते हैं और कुछ बाहर भी जाते हैं। तो जो जहाँ जा रहे हैं वो समझिए कि वो भारतवर्ष है, कोई दिक्कत नहीं है। छात्र को जहाँ सही शिक्षा मिले वहाँ जाएगा, और वहाँ पर भी बड़े अच्छे शिक्षक हैं बिहार में, तो वहाँ भी बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। आपको तो पता ही होना चाहिए कि खान सर पढ़ा रहे हैं, ओझा सर पढ़ा रहे हैं, तो पूरा भारतवर्ष का बच्चा उनसे पढ़ रहा है, बिल्कुल, है ना। तो शिक्षक जो है बिहार में भी बच्चे पढ़ रहे हैं। और दूसरे सवाल एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। जी। मौजूदा जो स्थिति है बिहार में, नीतीश कुमार की सरकार है, बीजेपी वालों का नारा है कि नीतीश की सरकार है, बिहार में बहार है। अभी एक नई पार्टी आई है, जन स्वराज, जिसके अध्यक्ष प्रशांत किशोर जी हैं, लगातार क्षेत्र में देखे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं उनके वीडियोस। कभी वो बरसात में कीचड़ में चलने लगते हैं। तो क्या सिर्फ वो अभी चुनाव है उस दृष्टिकोण से वो कर रहे हैं, या कुछ आपको लगता है ऐसा एक शिक्षक होने के नाते, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा, तो ये बदलाव की ओर जा रहे हैं वो, कि सिर्फ मतलब एक सत्ता का लोभ और लालच उनके अंदर भी है, मतलब सत्ता पाने के बाद वो भी बदल जाएंगे? उनका जो प्रयास है वो बहुत सही है, जनता के हित में उनका प्रयास बहुत सही है। प्रशांत किशोर जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत सही है। और आप देख सकते हैं, मैं एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ। अगर आपके किसी मोहल्ले में एक ही दुकान हो तो देखेंगे उस दुकान की मोनोपोली हो जाती है। बिल्कुल, ठीक है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। बिल्कुल। अगर आपके उसी क्षेत्र में, उसी मोहल्ले में अगर 2 दुकान हो तो उनकी थोड़ी मोनोपोली कम हो जाती है, लेकिन मोनोपोली रहती है। लेकिन अगर कई दुकानें हों तो फिर आप देखेंगे कि मोनोपोली रहती ही नहीं है। तो
तो ये जो बिहारियों को जो एक विकल्प मिल रहा है प्रशांत किशोर के रूप में, ये अच्छी बात है और वो मेहनत भी करें। बाद में अब ये आगे भविष्य में वो क्या बदलाव करेंगे, क्या बदल जाएंगे, ये अभी प्रिडिक्शन करना सही नहीं है। अभी जो काम कर रहे हैं, वो जो मेहनत कर रहे हैं, बिहार के लिए वो अच्छा है। मतलब अभी के काम से आप संतुष्ट हैं? नहीं, अभी तो वो जो काम कर रहे हैं राजनीति में अपना पहुंच बनाने के लिए, राजनीति करने के लिए वो कर रहे हैं। तो अब उनका काम, अब जब वो राजनीति शुरू करेंगे, बिहार के किसी पद पर होंगे, फिर राजनीति शुरू करेंगे, तब फिर हम आपको बता पाएंगे कि उनका उस क्षेत्र में काम कैसा हो रहा है। उनका कहना है कि जैसे ही हम सरकार में आते हैं, हमारा पहला काम होगा कि हम दारू चालू कर देंगे। एक शिक्षक होने के नाते क्या अगर वहाँ पर दारू चालू हो जाता है दोबारा, तो उससे छात्रों पर असर पड़ेगा, या उनका फैसला जो वो कह रहे हैं कि हम सत्ता में आने के बाद जो है दारू बिहार में चालू कर देंगे, ये आपको सही लगता है? मुझे नीतीश कुमार जी का जो शराबबंदी है, मुझे बहुत पसंद है और इस शराबबंदी ने कई घरों को संवारा है। तो आते ही फिर हम शुरू कर देंगे। फिर बीच में उनका एक स्टेटमेंट ये भी आया, मैं प्रत्येक दिन अपने विद्यार्थियों के साथ अपने प्रोजेक्ट में इतना व्यस्त रहता हूँ कि हर दिन तो मैं न्यूज़ अच्छे से नहीं सुन पाता हूँ, लेकिन फिर उन्होंने कहा था कि उसका मैं कीमत बढ़ा दूंगा। लेकिन फिर भी मेरा ये राय है कि दारूबंदी जो है वो बहुत सही हो रहा है, कई घरों को उसने संवारा है, दारूबंदी रहना ही चाहिए बिहार में। बिहार लगातार जैसे देखा जाता है कि बाढ़ से त्रस्त रहता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बाढ़ से जो है हमेशा उनको जो है समस्याएं झेलनी पड़ती है। लगातार नीतीश कुमार की सरकार चल रही है बिहार में, तो ये नीतीश कुमार की कमजोरी समझी जाए कि वो उस क्षेत्रों को जो है मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। बाढ़ पीड़ित वहाँ पे जो है लगातार परेशान हो रहे हैं। हर साल देखा जाता है कि बिहार में जो है बाढ़ रहता है। और दूसरी बात ये है कि अब एक आपके यहाँ पत्रकार कह लीजिए, यूट्यूबर कह लीजिए, मनीष कश्यप हैं, जो बीजेपी में भी रह चुके हैं। अब फ़िलहाल टाइम में वो जो है जनस्वराज के लिए प्रचार कर रहे हैं और लगातार बहुत ज़ोरों पे कर रहे हैं। तो वो लगातार जो बाढ़ पीड़ित थे वहाँ पे जब उन्होंने पत्रकारिता कर रहे थे, तो उनकी आवाज़ वो उठा रहे थे। लेकिन मौजूदा समय में शायद उनकी भी आवाज़ कमज़ोर पड़ गई है, वो पॉलिटिक्स में जाने के नाते या पार्टी ज्वाइन कर लेने के नाते। क्या ऐसी उनकी मजबूरी है, ऐसी परिस्थिति है, वो तो वही समझ सकते हैं। लेकिन आपसे ये कि ये विचार जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये बाढ़ से राहत कैसे मिल सकता है। वहाँ के जो बाढ़ राहत क्षेत्र हैं जहाँ पे बाढ़ आती है, उसमें से हमको निजात कैसे मिल सकता है? उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करना पड़ेगा। जहाँ पर पुल बनना चाहिए, ब्रिज बनना चाहिए, वहाँ ब्रिज बनाना पड़ेगा। जहाँ सड़क बनना चाहिए, वहाँ सड़क बनना पड़ेगा। और ये इस मामले में एक बार डबल इंजन की जो सरकार है, वो नीतीश कुमार जी और भाजपा सरकार का एक बार वाहवाही आप करना पड़ेगा। उन्होंने जो काम किया है यातायात के क्षेत्र में, वो बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया है। रही भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार तो है, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार नहीं है, लेकिन काम उस क्षेत्र में अच्छा किया है उन्होंने। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार कह रही हैं कि बिहार में जंगल राज है। बहन बेटियों को जो है दिन में ही अगवा कर लिया जाता है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है, बच्चियां रोड पे चल नहीं पा रही हैं। शायद वो अपने दिनों की याद कर रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, शायद वो अपने दिनों की याद कर रहे हैं, क्योंकि एक ज़माना बिहार में रहा है जो जंगल राज रहा है। शायद वो अपने दिनों को याद कर रहे होंगे। लेकिन सच ये है कि सुधार हो रहा है, लेकिन जो सुधार है वो पर्याप्त नहीं है। अभी और सुधार की आवश्यकता है। बिल्कुल, अभी और सुधार की आवश्यकता है और एक दृढ़ संकल्पित होकर बिहार को फिर से वही बिहार बनाना पड़ेगा। और आपसे एक सवाल ये है कि अभी जो मामला चल रहा है, आज शायद बिहार बंदी भी है, कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को अभद्र शब्दों से नवाजा जाता है। उसी संदर्भ में आज बिहार बंदी भी है। इसको आप कहाँ तक लेते हैं? क्या ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये सही करने, क्योंकि विपक्षी पार्टी तो मानने को तैयार ही नहीं है। विपक्षी पार्टी का यह कहना है कि अगर जिसने प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया हो उसके ऊपर आप कार्रवाई करिए। तो बिहार ये मानने को तैयार नहीं है कि राहुल गांधी के मंच से उनके साथ अभद्र टिप्पणी की गई थी उनकी मां के साथ, जो इस दुनिया में नहीं है। तो ये कहाँ तक सही है? राजनीति तो अपनी जगह पर सही है, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते आप इसको किस एंगल से देखते हैं कि राजनीति तो अपनी जगह है, लेकिन राजनीति करने का मतलब ये नहीं कि आप इतना स्तर गिरा दें कि किसी के माँ के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने लगे, आप किसी की बहन के ऊपर अभद्र टिप्पणी करें। तो ये कहाँ तक सही है? ये बहुत ही गलत है। और
कुछ ऐसे लोग अराजक तत्व आ जाते हैं, उससे पूरा बिहार शर्मसार हो रहा है। प्रधानमंत्री की मां को गाली देना या किसी के भी मां को गाली देना, ये एक घिनौना हरकत है और ये हरकत बिल्कुल घिनौना है। इसे विपक्षी पार्टी को भी स्वीकार करना चाहिए कि जिस अराजक तत्व ने किया वो एक घिनौना हरकत है और उसे सज़ा मिलनी चाहिए। और मेरा एक सवाल ये है कि अभी जो मौजूदा स्थिति है बिहार में, चुनाव तो नज़दीक है, अभी सब नेता पब्लिक से कनेक्ट करने के लिए बहुत से लुभावने ऐसे ऐसे वादे करेंगे कि हमसे पब्लिक कनेक्ट हो, लेकिन एक मेन ऐसा कोई मुद्दा जो आपके जहन में चल रहा हो शिक्षा क्षेत्र में कि ये सुधार होना ज़रूरी है। मैंने पहले ही कहा कि इसके लिए जो हमारा स्कूल है, ठीक है, तो मैंने आपको पहले कहा विकास जी कि अभी शिक्षालय बना हुआ है। देखिए पहले, लेकिन उसको विद्यालय बनाने के लिए उसमें सरकार की तो अहम भूमिका होती है ना। बिल्कुल, सरकार की अहम भूमिका। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बिजली, सड़क, इसमें नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया है, या डबल इंजन की सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया है वो पर्याप्त तो नहीं है, बहुत नीचे है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा प्रयास नहीं हुआ। शिक्षक की बहाली हुई है, लेकिन वो सिस्टम भी आना चाहिए जिससे कि लोग, सिस्टम उस दिन आएगा जिस दिन प्राइवेट स्कूलों से अभिभावक नाम कटाकर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में देंगे। यानी कि जो सुधार शिक्षा में अब शुरू हुआ है, शिक्षा में गिरावट तो है, सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्कूली शिक्षा में गिरावट आई है, उसके लिए जिम्मेदार सरकार हैं। नीतीश कुमार जी, डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है, उन दोनों को ध्यान देना चाहिए। और दूसरा सवाल ये है कि लगातार जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी की जो हरकतें हैं सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती हैं, अभी हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ, 15 अगस्त के दिन ही जनगण मन का कुछ कार्यक्रम चल रहा था, एक स्टेज प्रोग्राम था उनका, और उसमें वो ऐसी हरकत कर रहे हैं, मतलब अपने जो बगल में उनके लोग थे, जबकि जनगण मन जब होता है तो हम लोग सम्मान करते हैं उसका और आदरपूर्वक खड़े हो जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी बहुत ओछी हरकतें करते हैं। उस समय उनके जो रिएक्शन होते हैं वो जनगण मन प्रति की, मतलब जनगण मन जो गीत है वो भारत के लिए, हमको नहीं लगता है किसी एंगल से भी उस गीत को वो समझ पा रहे थे या वो समझना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि जो उनके रिएक्शन थे वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एक पॉलिटिकल आदमी जो कई बार मुख्यमंत्री रह चुका हो, वो ऐसी जगहों पर ऐसा कृत्य कैसे कर सकता है। हो सकता है कि उनकी तबीयत ठीक ना हो, क्योंकि मेडिकल साइंस में एक बताया जाता है बच्चों को साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। अगर आपका मन बीमार होगा तो शरीर बीमार हो जाएगा। दूसरा है सोमेटोसाइकिक डिसऑर्डर, अगर शरीर बीमार है तो मन बीमार हो जाएगा। तो हो सकता है उनका शरीर बीमार हो जिसकी वजह से मन भी बीमार उस समय हो गया हो। और एक महत्वपूर्ण सवाल, आप एक शिक्षक हैं, बिहार में चुनाव तो चल ही रहा है, प्रचार जोरों पे चल रहा है, तो आपके दिमाग में कभी ऐसा चलता है कि अगर ये शिक्षा मंत्री हो जाएं तो शायद बिहार की शिक्षा का जो नज़रिया हो और जो नज़ारा हो वो देखने में भी, और जो छात्र हैं हमारे जो लगातार संघर्ष करते हैं उनको वो संघर्ष करने की ज़रूरत ना पड़े, शिक्षा व्यवस्था में सुधार आए, जो सरकारी स्कूलें हैं उनमें और बढ़ोतरी हो, प्राइवेट स्कूलों में जो लगातार जो है फीस को लेकर के जो है हमेशा छात्र लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं, तो ऐसे सब मामलों को लेकर के कौन ऐसे आपके दिमाग में चलते हैं जो शिक्षा मंत्रालय को बाखूबी और बहुत अच्छी तरीके से निभा सकते हो। व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है ना। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए डिजिटलाइजेशन का यूज़ हो, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का अगर आप यूज़ करते हैं तो करप्शन को बहुत ज़्यादा आप रिड्यूस कर देते हैं। हर स्कूलों में कैमरे लगे होने चाहिए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो, कई स्कूलों में तो शुरू भी हुआ है। कैमरे अगर लगे हों और अभिभावकों तक उसका पासवर्ड पहुंच जाए तो अभिभावक घर बैठे देख सकते हैं विकास जी कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं, तो फिर जो शिक्षक हैं उन पर भी एक दबाव होता है। आप देखिए कि शिक्षक वही जो 5,000 10,000 की तनख्वाह पा रहे हैं, वही शिक्षक प्राइवेट स्कूलों में क्यों अच्छा पढ़ाते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, और घर आकर भी सोचते हैं कि कल क्या तैयार करके जाएं, फिर बच्चों को इतने अच्छे से तैयार कराते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर होता है, उनको वर्क असाइन होता है।
अगर प्रेशर नहीं होगा, एक व्यवस्था होती है प्राइवेट स्कूलों के अंदर, एक ऐसी व्यवस्था होती है कि जिसके अंदर कोई भी शिक्षक किसी भी शिक्षक को भेज दें तो वो अपना बेस्ट देंगे। तो ऐसी व्यवस्था बहाल हर स्कूलों में हो। और मुझे लगता है कि जो करप्शन है, उसमें करप्शन को रिड्यूस करने का तो सबसे अच्छा साधन है अभी हम लोगों के हाथ में, डिजिटलाइजेशन। इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना चाहिए। हर स्कूलों में कैमरे लगे, उसका पासवर्ड मिल जाए अभिभावकों के पास, और एक कंप्लेन करने की सुविधा बहुत ही अच्छी हो। ऐसा नहीं कि कंप्लेन करने का तो बन गया, फिर कंप्लेन कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ, तमाम ऐसे मुख्यमंत्री पोर्टल और तमाम वेबसाइट है। नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा हो, उस पर जब कंप्लेन हो तो उस पर फिर कार्रवाई भी हो, तो फिर देखेंगे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, फिर वही शिक्षक पर प्रेशर होगा, और प्रेशर होना चाहिए। एक ऐसा माहौल बनेगा उस विद्यालय के अंदर भी कि उस विद्यालय में भी शिक्षक अच्छे से पढ़ा सके। लेकिन ये मॉनिटर तभी हो पाएगा जब आपका शिक्षा मंत्री बेहतर होगा। वो नहीं 24 घंटा, नहीं 18 घंटा, अगर वो 8 घंटा भी लगातार काम करता है पब्लिक के लिए, तो वो हमको लगता है, जहाँ तक हमारा मानना है, कि उसके बेहतर प्रयास से जो मॉनिटरिंग अभी हो रही है प्रेजेंट टाइम में, अभी आप बीएसए को ले लीजिए, डीएम साहब को ले लीजिए, हमको लगता है कि वो प्राथमिक विद्यालयों तक कभी पहुंचते ही नहीं होंगे। वहाँ पे मिड डे मील का भी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो भी आप देखेंगे तो हमको नहीं लगता है कि जो वहाँ पे टीचर होते होंगे उनके बच्चे उस तरीके से खाना खाते होंगे, जो भी रहता होगा, खिचड़ी रोटी सब्जी जो भी बनते होंगे। तो ये व्यवस्थाएं तभी डेवलप हो सकती हैं जब शिक्षा मंत्रालय किसी एक ऐसे बेहतर इंसान के हाथ में हो कि जो जिस तरीके से अपने बच्चों का ख्याल रखता हो कि हमारा बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में उसको बेहतर से बेहतर शिक्षा मिलती है, तो जिसके पास उतना भाई धन का अभाव है, सबके पास तो पर्याप्त धन नहीं है कि हम प्राइवेट स्कूलों में जो है अपने बच्चे का एडमिशन करा पाएंगे। इसीलिए सरकार ने अगर ये व्यवस्था लाई है कि प्राथमिक विद्यालयों में जो है बच्चे फ्री में पढ़ सकते हैं, तो ये मॉनिटरिंग की जो व्यवस्था अभी फ़िलहाल में बिहार में चल रही है, बिहार में क्या पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में भी अगर देखा जाए तो अभी यही मतलब व्यवस्था पूरी तरीके से लुल्लुपुंज कह सकते हैं उसको, मतलब उसका कोई अर्थ ही नहीं है। जो महिलाएं हैं वो आती हैं तो अपना कहीं ठंडी के महीनों में स्वेटर बुनने लगती हैं। विकास जी मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। मंत्री के हाथों में आप देंगे और उसका सारा क्रेडिट आप शिक्षा मंत्री को देना चाहेंगे। ये स्थिति जब तक रहेगी स्कूलों की स्थिति नहीं बदलेगी। मंत्री वो मान लीजिए चेंज हो गए, चेंज होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर व्यवस्था वहीं की वहीं रहे। इसलिए इस व्यवस्था की जिम्मा जनता के हाथों में दीजिए। जिनके बच्चे पढ़ने जाते हैं उन अभिभावकों को दीजिए। वहाँ पे कैमरे लगाइए ना। नहीं, लेकिन कैमरे तो अभी लग रहे हैं ना, कैमरे तो सरकार गवर्नमेंट यूपी में तो लागू हो गया, हर विद्यालयों में कैमरे लग गए हैं। नहीं, कई विद्यालय यूपी में भी, कई विद्यालय बिहार में भी हैं जहाँ कैमरे नहीं लगे हैं, और लगे हैं तो फिर वो सक्सेसफुली। लेकिन तब वो हेडमास्टर की गलती है ना, क्योंकि जो सरकार का मैनिफेस्टो कहता है कि हर विद्यालय में कैमरे होने चाहिए, पंखा होना चाहिए और एक डिजिटल क्लास भी होना चाहिए, यानी कंप्यूटर लैब की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये मतलब सरकार ने तो आदेश दे दिया है, लेकिन ये ज़मीनी स्तर पर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? कि सरकार उसमें खुद लाचार है कि वो सिस्टम और प्रशासन को नहीं समझ पा रहा है, या सरकार के कहे में प्रशासन चल ही नहीं रहा है? बस ये सरकार की गलती तो है कि इस व्यवस्था को सुधारना। ये जिम्मेदारी तो सरकार की है कि वो कैसे हो। सरकार इस पर देखें, इस पर अपनी कमेटी को गठित करें और कमेटी को गठित कर इस पर निर्णय लें कि आखिर ये व्यवस्था कैसे बहाल हो। वहाँ पे कैमरे लगें, अभिभावकों को मिले और उनके कंप्लेंट पर त्वरित कार्रवाई हो, है ना। अभी एक पत्रकार थे बिहार के ही किसी प्राथमिक विद्यालय का वीडियो जो है वो कवरेज करने के लिए गए थे, तो बच्चे पेड़ पे चढ़े हुए थे, कुछ बच्चे छत पे खेल रहे थे, छत पे बाउंड्री भी नहीं था, और शिक्षक कमरे में जो है सो रहे थे। उसके बाद जब वो रिपोर्टर पहुंचता है तो उसके साथ जो है अभद्र व्यवहार करते हैं, उसके कैमरे छीन लिए जाते हैं, उसके जो है माइक छीन लिए जाते हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते आप इस पे क्या अपना विचार देंगे कि वो जो उस रिपोर्टर के साथ हुआ वो गलत हुआ, शिक्षक को जवाब देना चाहिए कि, या अब इस डिजिटल जो ज़माना चल रहा है, जो मोदी जी का एक फार्मूला है कि कैशलेस ज़माना होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, तो क्या उस रिपोर्टर की गलती थी कि जो उस विद्यालय की सच्चाई दिखाने गया था, जिसके लिए उसको जो है एक तरीके से अपमानित करके वहाँ से जो है भगाया गया? ये शर्मनाक है कि जो रिपोर्टर वहाँ पर गए थे उनका वो कर्तव्य बनता था कि रिपोर्टर का कर्तव्य है, जो हमारे पत्रकारिता में भाई हैं उनका ये कर्तव्य है कि कहाँ पे क्या कमी है उसको उजागर करना। अच्छाई भी है तो उसको उजागर करना। अगर किसी स्कूलों में अच्छाई है तो उसे भी आप उजागर करें, जो कमी है
तो उनके साथ जो अभद्रता हुई वो शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन शिक्षा परिवर्तन जो है, शिक्षा का जो व्यवस्था है सरकारी स्कूलों में, वो परिवर्तन होना चाहिए और ये जिम्मेदारी जो हमारे डबल इंजन की सरकार है इनको लेना चाहिए। अभी तमाम मतलब ऐसे एग्ज़ाम पास करके जो है सरकारी शिक्षक बनते हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक सर्वे किया यूपी में, हालांकि बिहार तक तो अभी नहीं पहुँच पाया हूँ, शिक्षकों को ये नहीं पता होता है कि उनका शिक्षा मंत्री कौन है। अगर शिक्षक को ही नहीं पता रहेगा कि शिक्षा मंत्री कौन है, तो बच्चे को कैसे बता पाएंगे कि हमारा शिक्षा मंत्री कौन है, हमारा खेल मंत्री कौन है। ये सारी चीज़ें, जानकारी तो बच्चों को होना चाहिए। उसमें ये है कि ये पता होना चाहिए, शिक्षकों को पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो विषय वो पढ़ा रहे हैं, जिस विषय के लिए स्पेशलाइजेशन है, उसके बारे में कितना अच्छा जानते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन बेसिक जानकारी तो होना चाहिए ना। हाँ, बेसिक जानकारी होना चाहिए। लेकिन जैसे कोई गणित के शिक्षक हैं तो गणित बहुत अच्छे से वो सिखाएं, ठीक है। इसके लिए भी अलग से होते हैं। इतिहास के शिक्षक हैं, अगर इतिहास के शिक्षक इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं तो फिर ये तो बहुत गलती है। वैसे हर आदमी को सामान्य जानकारी तो होना चाहिए। ये तो बिल्कुल जनरल सी चीज़ें हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कौन है, हमारा मुख्यमंत्री कौन है और हमारा शिक्षा मंत्री कौन है। ये तो हमको लगता है, जहाँ तक कि अगर बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है तो उसको भी ये जानकारी होना चाहिए। अगर ये जानकारी शिक्षक को रहेगी तभी वो अपने छात्र को बता पाएगा। हाँ, शिक्षक को गहराई से समझना पड़ेगा कि वो जानकारी क्यों नहीं है, क्या उनको अपने जो विषय वो पढ़ा रहे हैं क्या उसमें गहरी रुचि है। तो हो सकता है कि वो राजनीति के प्रति वो आस्थावान नहीं है। राजनीति में जो भ्रष्टाचार है इसकी वजह से वो अपने आप को राजनीति से अलग कर लिए हैं, अनास्था की वजह से अब वो आस्था नहीं रख रहे हैं, इसलिए ये वो जवाब वो नहीं दे रहे हैं। एक ये भी हो सकता है। लेकिन मूल बात ये है कि जिस विषय को लेकर वो जाते हैं उस विषय में एक अच्छी जानकारी है कि नहीं और अच्छे से वो बच्चों को बताते हैं कि नहीं। एक आखिरी सवाल, बिहार में बदलाव चाहिए या जो वर्तमान सरकार है उससे आप संतुष्ट हैं, या आप बदलाव की तरफ आपका झुकाव है? व्यवस्था परिवर्तन बिहार में होना चाहिए। बिहार में नहीं, पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए। बिहार में विशेष होना चाहिए व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत तो पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन बिहार में विशेष ज़रूरत है, बिहार में भी ज़रूरत है। तो ये व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। सत्ता परिवर्तन से समाधान नहीं है। हमारा ये लक्ष्य है कि व्यवस्था में परिवर्तन आए। सरकार युवाओं को रोजगार कैसे मिल पाएगा? युवा को मैंने अभी कहा कि देखिए 4 पिलर हैं, 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर हैं, ठीक है, जो हमारे युवाओं को समझना पड़ेगा और ये संदेश युवाओं को भी फिर आगे फैलाना पड़ेगा। 4 पिलर क्या क्या है? तो पहला पिलर क्या है? विद्यालय। पहला पिलर, माफ़ी चाहूँगा, माँ बाप। जो माता पिता हैं वो प्रथम पाठशाला होते हैं, तो माता पिता प्रथम पाठशाला बने। दूसरा, जो भी शिक्षालय है वो विद्यालय बने, यानी शिक्षा भी मिले, विद्या भी मिले, यानी मन से भी सुंदर हो, स्वभाव से भी सुंदर हो, भावनाओं से भी सुंदर हो, यानी इन सबको मिला दें तो यानी व्यक्तित्व से सुंदर हो, ठीक है, और शिक्षित भी हो, ठीक है। तो ये हो गया। पहला मैंने आपको बताया कि माँ बाप प्रथम पाठशाला हों। दूसरा मैंने कहा कि शिक्षालय विद्यालय बने, ठीक है। तीसरा, जो शिक्षक हैं, शिक्षक मतलब जो शिक्षा देते हैं नहीं, शिक्षक अब गुरु की भूमिका में है। और गुरु 2 शब्दों से मिलकर बना है। गु मतलब अंधकार होता है, रु मतलब दूर करने वाला, जो उसके अंदर के अंधकार को दूर करे, यानी बच्चों को प्रकाशित भी करे, भटकने से भी बचाए, यानी संस्कार युक्त शिक्षा शिक्षक दें तो फिर वो गुरु हो जाते हैं। जब गुरु अपना सब्जेक्ट के अलावा जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं बच्चों से और सिखाते हैं कि तुम्हारा पर्सनालिटी कैसे डेवलपमेंट होगा, है ना, यूजिंग वेरियस टेक्निक्स लाइक मेडिटेशन, है ना, तो ये कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, तो फिर गुरु की भूमिका में, तो शिक्षक गुरु की भूमिका में है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं, अभी वो शिक्षार्थी हैं, वो बैग लेकर जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, फिर चले जाते हैं विषय पढ़कर, नहीं, वो विद्यार्थी बने। ये 4 पिलर्स बनेंगे तो व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। इन 4 पिलर को खड़ा करना पड़ेगा। विकास जी, अगर ये 4 पिलर खड़ा हो जाए तो आप माना कि 15-20 साल के अंदर
यह देश उस स्थिति में पहुंचेगा जिस स्थिति में कभी थे, कि कभी हम जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित थे, तो हम वो बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे न्यूज़ चैनल पे जुड़ने के लिए। और आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही बेबाकी से जो है हमारे हर सवाल का इन्होंने जवाब दिया। हमने पक्ष के बारे में भी सवाल किया, विपक्ष से भी सवाल किया और शिक्षा जगत को लेकर के हमने तमाम सवाल किए और उसका बहुत ही बेबाकी तरीके से जवाब दिए। हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद थे, जन्मेजय जी, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं और शिक्षा जगत में एक अपना नाम हासिल किए हुए हैं। इसी सब बातों के साथ मैं विकास पाठक फिर मिलूंगा किसी एक नए खबर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट वॉइस न्यूज़। धन्यवाद।